हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCIV जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। ये है क्लास 12 का होम साइंस सब्जेक्ट है। अ, बिहार बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक है, मतलब बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि एग्ज़ाम आपका है, जो डेट है 11 तारीख सेकेंड शिफ्ट में पेपर है। तो यहाँ पर जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है और आप लोग को हम बता देते हैं, जैसे संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इसके फैलने के क्या कारण हैं, संक्रामक बीमारी क्या है। आपको जो होगा अति लघु क्वेश्चन भी पूछता है। इसमें 20 क्वेश्चन, उसमें से आपको 10 करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संक्रामक रोग संक्रमणकारी जीवाणु के प्राणियों के शरीर में प्रवेश करने से होता है, और संक्रमणकारी जीवाणु शरीर में प्रवेश कर अपनी संख्या की वृद्धि विषोत्पत्ति करके शरीर पर अपना कुप्रभाव प्रभाव डालते हैं। जीवाणु के संक्रमण द्वारा उत्पन्न रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग जो बड़े पैमाने पर फैलता है तो उसे महामारी कहते हैं, जैसे हैजा, प्लेग है, चेचक है, मलेरिया है, यक्ष्मा है, कोविड है आदि। ये सब हमारे महामारी रोग है, जो कि एक संक्रामक है। संक्रामक बीमारी वह है कि जो एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। धीरे धीरे एक दूसरे से धीरे धीरे वो जीवाणुओं के माध्यम से फैलने लगता है, और एक तरह से महामारी के रूप में होता है। जैसे एक बार कोविड-19 आया था, और एक इसके पहले प्लेग भी आया था, चेचक आया था। तो प्लेग भी बहुत बड़ा महामारी रहा, और कोविड-19 जो हमारा बहुत बड़ा महामारी बड़े पैमाने पर हर एक स्टेट में पाया गया, हर एक देश में पाया गया। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि जो महामारी के रूप में बताया जा रहा है कि एक स्थान पे जो रोग पाया जाता है वो महामारी नहीं होता है। महामारी ये है कि पूरे हमारे देश में वो पाया जाए, कहीं अदर स्टेट में भी वो अदर देश में भी पाया जाए तो वो हमारे महामारी के रूप में विख्यात हो जाता है। प्लेग भी सबसे पहले फैला था, इसके बाद आया कोविड-19। ये भी महामारी बहुत बड़ा महामारी में बहुत लोग मरे, बहुत समस्याएं क्रिएट हुई। ये भी एक तरह का संक्रामक बीमारी रहा और जीवाणु के माध्यम से फैलता है। इसका सिम्टम वही था, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ का जाम हो जाना। यही हमारा इसमें कोविड-19 में सिम्टम दिख रहा था। आगे है कि संक्रमण का प्रसार मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित भागों द्वारा होता है: त्वचा के छिद्रों द्वारा, श्वसन द्वारा, भोजन और पानी। जैसे कि जो हमारा माध्यम होता है संक्रमण फैलने का, इसमें वो माध्यम बताया है। त्वचा के छिद्रों, जैसे हमारे जो भी स्किन होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्शन होते, छिद्र होते हैं, इसके भी माध्यम से हमें स्किन डिजीज की प्रॉब्लम होती है। ये भी एक तरह का संक्रमण होता है। श्वसन द्वारा, हम जब सांस लेते हैं उसके द्वारा, भोजन और पानी जब ग्रहण करते हैं इसके माध्यम से, हमारे जो ग्रहण मार्ग है इसके माध्यम से भी जीवाणु चले जाते हैं, या दूषित भोजन करते हैं इसके माध्यम से हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। आगे कुछ रोग माता पिता के बच्चों में भी चले जाते हैं, जैसे सिफिलिस से गोनोरिया। ये तो वंशानुगत की बात आ गई। वंशानुगत में भी कुछ ऐसे संक्रमण होते हैं, वंशानुगत जैसे माता पिता को वो बच्चों में भी चले जाते हैं इत्यादि। आगे है कि त्वचा द्वारा संक्रमण, श्वसन द्वारा संक्रमण, अंतःग्रह। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमें संक्रामक बीमारी होती है इसके कुछ नाम बताइए, किसके किसके माध्यम से फैलता है। तो आप इसके तीनों नाम मेंशन जरूर करेंगे: त्वचा द्वारा संक्रमण, श्वसन द्वारा और अंतःग्रहण द्वारा संक्रमण। आगे है कि इसमें कि रोगों का प्रसार किन किन माध्यमों से होता है: एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक वाहकों द्वारा। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और वाहकों द्वारा, इसको हम समझ लेते हैं। यह संक्रमण बिना किसी माध्यम के होता है, अर्थात सीधे रोगी के संपर्क में आ जाता है। ये जिसे कहते हैं डायरेक्ट। अब जैसे कि किसी को क्या है, खांसी आ रहा है और रास्ते में थूक दिया, उसका जो संक्रमण होगा, जो हवा या हवा के माध्यम से बैक्टीरिया किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है, मुंह के माध्यम से, नाक के माध्यम से, वो हमारा डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट विधि में क्या होगा कि जैसे कि अप्रत्यक्ष, यह संक्रमण तीसरे व्यक्ति, जीव अथवा पदार्थ द्वारा स्थानांतरित होता है। वायु, जल, भोजन के माध्यम से होता है। और यहाँ पे प्रत्यक्ष साधन सजीव अथवा निर्जीव दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। कुछ इसमें भी ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं। वायु, जल, भोजन के भी माध्यम से ये हमारे जो फैलती हैं। जैसे कि किसी को सर्दी जुकाम है, वो छींक दिया, और जब वो छींक दिया तो हम क्या उस बैक्टीरिया को देख रहे हैं या जीवाणु को देख रहे हैं? नहीं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे सांस के माध्यम से, नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से वो अंदर चला जाता है। इसलिए होता है कि जिसको सर्दी जुकाम खांसी है उससे थोड़ा दूर रहे, इसलिए कि ये संक्रमण है, एक दूसरे से तुरंत फैल जाता है। उसको भी हो जाएगा, तीसरिया को भी हो जाएगा। और कभी कुछ चीज़ें हमें सजीव रूप में दिखाई देता है, कुछ निर्जीव रूप में। तो ऐसे हमारे अप्रत्यक्ष संक्रमण के माध्यम आते हैं।
वाहकों द्वारा इसके लिए तीसरा माध्यम होना आवश्यक नहीं है, इसमें स्वयं मानव रोग वाहक का कार्य करता है। ये वाहकों द्वारा हुआ। आते हैं ये यहाँ समझेंगे कि जीवाणुओं और विषाणुओं में अंतर क्या है। इसको आप लोग जरूर समझें, क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाणु और विषाणु में अंतर, बैक्टीरिया और वायरस क्या है। पहले हम जीवाणु को समझते। जीवाणु एक कौशिक होता है। जीवाणु का संबंध भयावह होता है। जीवाणु का संबंध कैसा होता है? भयावह होता है। आगे कह रहा है कि रोगों से जोड़ा जाता है, जैसे कि डिप्थीरिया है, क्षय रोग, अन्य प्रकार के संक्रमण आदि। ये क्या है? जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। जैसे दूध से दही का जमना जीवाणु द्वारा होता है। जैसे कि डिप्थीरिया हो गया, क्षय रोग। जैसे है टीबी हुआ तो कहीं ना कहीं ये जीवाणु, उसकी टीबी के जीवाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दूध में दही लैक्टोबैसिलस जो होता है उसके द्वारा ही दूध से दही जमता है। अगर हमारे लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, अगर उसके माध्यम अगर वो नहीं उसमें रहेगा तो दही नहीं जम पाएगा। उसके जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। आगे है, अच्छा ये था हमारा जीवाणु। कुछ ऐसे जीवाणु है इसके माध्यम से जो हमें संक्रामक नामक बीमारी होती है। विषाणु, वायरस देख लेते हैं। विषाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको एक्सरे क्राइस्टोग्राफी के रूप द्वारा देखा जा सकता है। विषाणु चेचक, पोलियो, मैस्मस, रेबीज आदि रोग के वाहक है। ये पौधों में भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे विषाणु है, वायरस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है, और कुछ एक्सरे होते हैं जो उसमें हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमें चेचक, ये भी देखा गया है कि जैसे कि चेचक अगर किसी को घर में हुआ है तो कोई व्यक्ति उसका अगर सेवा कर रहा है या उसके क्या करते हैं, सहयोग कर रहा है, उसका हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका सिम्टम उसके अंदर भी हो जाता है। एक तरह का संक्रमण, उसका जो वायरस है कहीं ना कहीं उसके स्किन में प्रवेश कर जाता है। वो भी तुरंत नहीं दिखाई देता है, 10 दिन 15 दिन के बाद इसका जन्म होने लगता है दूसरे व्यक्ति के। जैसे परिवार में किसी को एक को हुआ तो इसीलिए कहा जाता है कि चेचक जो पेशेंट है, जो इसको चेचक हुआ है, उसे और सदस्य तो दूर रखा जाए। दूर इसलिए रखा जाए कि कहीं ना कहीं उसके कपड़े, उसके बर्तन, उसके साबुन ऐसे कुछ यूज ना हो कि जो कि वो बैक्टीरिया या वो वायरस उसके भी दूसरे भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाए। तो ये हमारे वायरस के माध्यम से पोलियो है, मसमस है और रेबीज नामक आदि ये सब होते हैं। अब है ये मंदबुद्धि। मंदबुद्धि के आप लोग देख सकते हैं। मंदबुद्धि जैसे कि जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से, उसकी आयु 70 से कम हो, वो है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि का बालक, इनके क्या क्या इसमें बताया गया, उनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, निम्न प्रकार की है। इनको विशेष रूप से बनाए गए मंदबुद्धि विद्यालयों में शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कि जो हमारे मंदबुद्धि की बात कही जा रही, बालकों को सामान्य बालकों स्कूल में प्रवेश विशेष संबंध के साथ शिक्षा दी जाए। जैसे जो मंदबुद्धि का बालक है अगर समान बच्चों के साथ रखा जाता है, जो थोड़ा सा उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है, तो वो क्या करेगा, बच्चा धीरे धीरे उनके साथ रहेगा तो कुछ न कुछ देख कर वो दीक्षा कोशिश करेगा कि उसके साथ रह कर कुछ उसके बिहेवियर को सीख सके, कुछ चीज़ों को सीख सके। ऐसे बालकों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट कार्यक्रमों का प्रबंध भी किया जाना जरूरी होता है। समान बालकों के लिए विद्यालय में विशिष्ट कक्षाएं खोलकर भी इनको प्रशिक्षित किया जा सकता है। आगे है प्रतिभाशाली बालक। देखिए इसमें जो मंदबुद्धि का अगर IQ पूछेगा तो 70 से कम। आगे है प्रतिभाशाली बालकों के लिए पूछेगा तो 140 से ऊपर। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं गिफ्ट गार्डेड होते हैं, इसे गिफ्टेड चाइल्ड भी कहा जाता है। इनकी बुद्धि लब्धि 140 के एवं होती है। प्रतिभाशाली बालकों की बौद्धिक क्षमताएं सर्वोत्तम होती है। ये बालक भारत देश तथा समाज प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते अक्षम बालक नहीं कहा जा सकता, ये विशिष्ट बालक होते हैं। सामान्य बालकों से पृथक आवश्यकताएं रखते हैं। देखिए विशिष्ट बालक में 2 बालक आएंगे, एक प्रतिभाशाली, एक मंदबुद्धि का। जो जड़ बुद्धि का भी व्यक्ति है या बच्चा है वो भी आएंगे, तो दोनों की विशिष्टता दी गई है। कहीं न कहीं वह ज़्यादा तेज होगा या तो बहुत ज़्यादा मंद होगा। इनकी आवश्यकताएं क्या हैं? इन बालकों का समायोजन सामान्य बालकों के साथ नहीं हो पाता है। ऐसे बालकों के मित्र कम होते हैं। कक्षा में कई बार जब वो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं तो अध्यापक इन्हें डांट देते हैं। देखिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनके अंदर हमेशा क्वेश्चन एक उठता रहता है मन में, तो अपनी जिज्ञासाओं को ऐसे सोचते हैं कि क्वेश्चन पूछ कर हम अध्यापकों से अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। जब उस समय अध्यापक कक्षा में बच्चों को डांट देता है जो कि उनके मुताबिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको आंसर नहीं मिल पाता है, तो बच्चे कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं कि
हमें हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है लेकिन हमें इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अध्यापक को प्रतिभाशाली बालकों के लिए कुछ विशेष उनको समय दे देना चाहिए और उनको हो सके जहाँ तक उनको सपोर्ट करना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि अपराधी बालक जो बालक समाज तथा कानून द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं और यहाँ पे है कि उनकी आयु कम होती है, बाल अपराधी कहलाते हैं। बाल अपराध में बालकों का निम्न व्यवहार यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि बाल अपराधी बालक जैसे 18 साल के कम भी के जो बच्चे होते हैं और कुछ गलत तरीके से काम करते हैं तो वो हमारे बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कैसे कैसे अपराध करते हैं, उनका व्यवहार कैसे रहता है। अवज्ञा है, चोरी है, मारपीट है, यौन अपराध है, आत्महत्या है, झूठ बोलना, मद्यपान करना, हड़ताल करना, गुस्ताखी करना, आवारागर्दी करना, तोड़फोड़ करना, कक्षा में हंसना या सीटी बजाना। ऐसे बच्चे क्या हुआ एक समस्यात्मक बालक है, जैसे कि एक अपराधी बालक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, पिछड़े बालक बैकवर्ड चाइल्ड के अंतर्गत देख लेते हैं। पिछड़े हमारा तात्पर्य है कि बच्चों से उस बच्चों से होता है जो अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ विकास में दौड़ नहीं पाता था, जिसकी विकास गति उम्र के बच्चों की अपेक्षा बहुत धीमी होती है। देखिए उसमें क्या होता है, पिछड़े बालक क्या होते हैं, जैसे कि समान एज के भी बच्चे होते हैं लेकिन कुछ बच्चे उसमें से क्या होते हैं थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, हर चीज़ों को जानने या पढ़ने की हर कुछ के लिए डरते नहीं हैं। हाँ, और हर चीज़ों को पढ़ने में या करने में सक्षम होते हैं। लेकिन उसी में से कुछ बालक ऐसे होते हैं जैसे होता है कि उन्हें ऐसे कुछ से मतलब ही नहीं होता है और क्या कहते हैं कि हर कामों में बहुत धीमी गति रहता है। अगर लिखने को कहा जाए तो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये भी नहीं पता चलेगा, कब तक कंप्लीट होगा, कौन सी घंटी चल रही है ये भी नहीं। अस्वस्थ बालक कह रहा है कि अस्वस्थ बच्चे जो भी अधिकतर बीमार रहते हैं अपनी बीमारी के कारण कक्षा के साथियों के पीछे रह जाते हैं, पौष्टिक आहार न मिलने के कारण। इसमें समस्याएं बताएं कि पिछड़े क्यों होते हैं, कि कुछ आर्थिक स्थिति के कारण हो जाता है, कुछ पौष्टिक आहार न मिलने के कारण कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनकी उम्र के बच्चों को उनकी गति मंद हो जाती है। जिससे बच्चों की उम्र का 4 में है तो उनकी क्या हाइट और क्या मेमोराइज होनी चाहिए वो चीज़ ध्यान नहीं, मतलब वो चीज़ नहीं हो पाता है। या तो गरीब बच्चे पढ़ने के उम्र के जीविकोपार्जन का कोई काम करते हैं इसलिए पीछे रह जाते हैं। इसमें बहुत ऐसे समस्या इसमें बताया गया है कि पारिवारिक माहौल एक तो सही नहीं होना, आर्थिक स्थिति खराब होना, परिवार में क्या होता है जीविकोपार्जन के लिए पैसा नहीं होना, जो खाने पीने के लिए बच्चा छोटा ही बच्चा कुछ काम कर रहा है या उसको पौष्टिक आहार न मिलना और बच्चा कमज़ोर हो जाता है, धीरे धीरे बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों का जो विकास और डेवलप नहीं हो पाता, उसके साथ साथ उसका दिमाग भी डेवलप नहीं हो पाता है। इसलिए छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर माता पिता शिक्षित हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा भी दिमाग का एक्टिव ही रहेगा, दिमाग तेज ही रहेगा। नहीं तो जो सामान्य तो रहेगा कि अपनी सूझबूझ उतना रख सके कि हम पढ़ाई करने गए हैं तो क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, हमें क्या कोई बोल रहा है, क्या समझना चाहिए, तो वो तो कर लेगा। लेकिन आप कहिए कि हर चीज़ों से अगर वो वंचित ही रह जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा दीक्षा सब दिक्कत होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, नहीं कर पाएगा और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। तो वही वो बैकवर्ड चिल्ड्रन के अंदर धीरे धीरे उसकी जो परिस्थिति होगी आने वाले समय में वो पीछे ही रह जाता है और उसे भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। उनके माता पिता शिक्षित नहीं होते हैं जो कि घर में बहुत लड़ाई झगड़ा करती हैं। तो ऐसे चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ये था पिछड़े बच्चे के बारे में। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आज के लिए इतना ही। और आप लोग का जो 11 को एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।